जो जो हमने कल छोड़ा था, रूल नंबर 5 पे छोड़ा था हमने। टुडे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 इज रिलेटेड टू परचेज और सेल्स वाला ही थी। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि परचेज हमेशा क्या होता है, क्या सिखाया था मैंने? परचेज इज ऑलवेज डेबिट डेबिट परचेज इज, साथ में बोला ना, परचेज इज ऑलवेज डेबिट डेबिट परचेज इज ऑलवेज डेबिट। मतलब मैं कोई सामान, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, मैं कोई सामान खरीद के लाई हूँ, मेरा खर्चा है, एक्सपेंस है, तो वो हमेशा डेबिट ही होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता ही है ना, अरे यार ये तो सामान गड़बड़ आ गया, वाइट की जगह ब्लू आ गया, ऐसा कुछ हो गया, तो मैं परचेज रिटर्न भी तो कर सकती हूँ। तो थोड़ा सा लॉजिक है। यदि परचेज हमेशा डेबिट होता है, तुम ही बता दो ना परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट क्रेडिट परचेज रिटर्न is always credit। एक और बात मुझे बोलनी है, परचेज रिटर्न ही सिर्फ नाम नहीं होता। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड्स शाबाश, रिटर्न आउटवर्ड। अब इसको कैसे याद रखना है, मैं 1 मिनट में ट्रिक दूंगी, तुमको ध्यान से सुनोगे तो तुमको याद रह जाएगा। ठीक है, तो रूल नंबर 6 बोलता है परचेज इज ऑलवेज डेबिट, परचेज रिटर्न इज ऑलवेज क्रेडिट। यदि ये है तो सेल्स के बारे में बात करो। सेल्स इज ऑलवेज, ये तो पता है तुमको, सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिट ना। यदि सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है तो तुम ही बताओ सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट डेबिट ठीक है, सेल्स रिटर्न इज ऑलवेज डेबिट। अभी सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। अब मैं कैसे याद रखूं? देखो ये एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि रिटर्न आउटवर्ड कौन सा है, परचेज रिटर्न है कि क्या है। तो मैं एक ट्रिक दे रही हूँ। आपकी क्लास में जितने भी लोग हैं जिनका नाम पी से स्टार्ट हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है, और यदि कोई नहीं तुमको पी से स्टार्ट होने वाला, मैं हूं ना, प्रिया बांगड़, अभी याद कराऊंगी, यहीं का यहीं लर्न कर लो, प्रिया बांगड़। ठीक है, ये मैं हूँ। अब एस से अपनी क्लास में कौन कौन है? शैली, ठीक है, या किसी की मम्मी का, पापा का, किसी का भी एस से नाम स्टार्ट होता है ना, वो याद कर लो। जैसे मैं बोलती हूँ मेरी मम्मी का नाम है सरिता मोदी, तो मैंने एस से उनको याद रखा है। तुम कोई भी घर में जिससे तुमको प्यार है उसका नाम याद रखो। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ पूरी क्लास में तुम सबको मिलके बदमाशी करनी है, लेकिन वो तो तभी पॉसिबल है ना जब तुम मुझे क्लास के बाहर निकालोगे। मेरे रहते तो ज्यादा मस्ती हो नहीं पाएगी। तो प्रिया बांगड़ को करो क्लास के आउट। और जो भी, जैसे मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं मेरी मम्मी को क्लास के इन करूंगी, तो मैं इनको करूंगी इन। तुम कोई भी अपने फ्रेंड का नाम सोच लो, अपनी मम्मी का नाम सोच लो, जो भी एस से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एस को तो करो इन और पी को तो करो आउट। मुझे तो आउट करो, इतना तो याद रहेगा ना, प्रिया बांगड़ को क्लास के आउट करो, इतना तो याद रहेगा। तो अब सिंपल सी बात यह है कि पी आउट है, मतलब पी आउट है, मतलब आउट से मतलब है आउटवर्ड्स, और पी से मतलब है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न is called as return outward। मतलब तुम मुझे ही क्लास के बाहर कर रहे हो, मस्ती वाले बच्चे हो, तो परचेज रिटर्न इज रिटर्न आउटवर्ड। एंड एस से होता है सेल्स रिटर्न इज रिटर्न इनवर्ड। तो प्लीज ये याद रखना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तुमको 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम में कभी ना कभी ये वर्ड देखने मिलेगा।
रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम है परचेज रिटर्न, जिसको हम करते हैं क्रेडिट, और रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम है सेल्स रिटर्न, जिसको हम करते हैं डेबिट। ये है मेरा रूल नंबर 6। यस और नो? किसी को कुछ यस मैम। किसी को कुछ पूछना है? मैम एक छोटा डाउट था। हाँ, मैम जर्नल एंट्री की रिकॉर्डिंग के टाइम हम लोग कभी रिटर्न इनवर्ड्स आउटवर्ड्स नहीं लिख सकते, सिर्फ सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न नहीं लिखना है ना? नहीं, जो क्वेश्चन में बोलेंगे वो परचेज रिटर्न से जो वो वर्ड यूज करें, मतलब परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न ही जनरली करेंगे। फाइनल अकाउंट आते आते रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड वर्ड होगा, लेकिन मैंने ये अभी ही सिखा दिया है। तो माय पॉइंट इज, कुछ भी देना तुम ये वर्ड दोनों, मतलब एक चीज का दो नाम होता है, बस इतना सा बात है। ठीक है? कैन आई गो टू रूल नंबर 7? कैन आई गो टू रूल नंबर 7? ओके, रूल 7। हम बात कर रहे हैं एसर्ट्स की। एसर्ट्स, देखो, वो चीजें जो आपको बिजनेस चलाने में हेल्प करती है। जैसे मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, उस सब की बात करते हैं। सो रूल नंबर 7 इज, व्हेनेवर यू बाय, कोई यदि लिख नहीं रहा है मेरे साथ, 2 दिन में तो भूल जाओगे बेटा, एंड फिर कुछ रिफर करने के लिए भी नहीं होगा। साथ में मैं इसीलिए स्लो जाती हूँ ताकि बच्चा लिख सके। Whenever you buy or purchase an asset, that is, हम परचेज किसको करेंगे? जनरली फिक्स एसेट्स को। वो भी समझाती हूँ क्या है। ऑलवेज डेबिटेड, always debited. Rule number 7, asset. Whenever you buy or purchase an asset, always debited. अब देखो, ये बात, ये यदि कॉन्सेप्ट हिलता है ना कि एसेट कितने तरह के होते हैं, तो बेटा बेस हिल जाता है। बेस हिलेगा, बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं बनेगी। अभी याद करो, देखो एसेट्स दो तरीके के हो सकते हैं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। और उसमें कौन कौन से होते हैं मैंने सिखाया है, बट वापस सीखना पड़ेगा। एसेट्स, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स में भी इसको दो में काटो, टैंजिबल, इनटैंजिबल। टैंजिबल, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, दे कैन बी सीन, दे कैन बी टच्ड। फिजिकल एग्जिस्टेंस है, आज जाके बिल्डिंग को हाथ लगाने लगाओगे, फर्नीचर को हाथ लगाने लगाओगे। एंड फिक्स एसेट्स का मतलब क्या है? दे स्टे विद यू फॉर मोर देन 1 ईयर। तो ये नहीं, इसलिए नहीं खरीद रहे हो कि 1 साल के अंदर अंदर बेच दोगे। 12 मंथ तक तो रहता ही है। बिल्डिंग कई बार लोग खरीद के 50-50 साल वो बिल्डिंग रह जाती है उनके पास, राइट? तो टैंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स मतलब ग्रेटर देन 1 ईयर आपके पास रहने वाला है। यू डोंट हैव अ इंटेंशन टू रीसेल इट वेरी फास्ट, ठीक है? और टैंजिबल मतलब दैट कैन, दे हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, they can be seen, they can be touched. Whereas intangible assets, they don't have physical existence, but they do have monetary value. पैसे में उसकी वैल्यू है, लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। तो टैंजिबल एसेट्स में आप नाम लिखो, याद रखो कि ये सारे एसेट्स जब भी खरीदोगे तो इनको डेबिट ही होना है। और खरीदने से यदि पैसा बाहर जा रहा है बिजनेस के, तो कैश इज द किंग। बिजनेस में आता है तो क्रेडिट, बिजनेस से बाहर निकलता है तो डेबिट। तो टैंजिबल एसेट्स फटाफट नाम लिखो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, Equipment, premises,
फर्नीचर एंड फिक्सचर, इक्विपमेंट, premises, land and building, plant and motor vehicle में सब आ गया आपका, स्कूटर, बाइक, कार, ट्रक, लॉरी सब आ गया। मोटर व्हीकल। मैम वॉच डॉग स्क्वाड्स क्या होता है, आपको पता है क्या होता है? मैम वो जो यूजुअली एनिमल्स को यूज करते हैं एसेट्स की तरह उन लोग के बिजनेस पर्पस के लिए। हाँ, कई बार ना मतलब ऐसी जगह एकदम आउटस्कर्ट्स में फैक्ट्री होती है, वहाँ पे डेंजरस मतलब डेंजर है कि कोई जंगली जानवर भी आ जाए, तो वॉच डॉग स्क्वाड मतलब वो कुत्तों का वो रखते हैं ना, जो लाइक वॉचमैन को हेल्प करने के लिए। एंड एक और जानवर को हम और भी क्या बोलते हैं, यदि आप बता सकते हो तो? एक ही डॉग का पेट। अरे पेट अरे पेट मतलब वो तेरे घर में पेट है ना, उसको ऑफिस से क्या करना है उसको वॉच डॉग स्क्वाड, एक तो ये वर्ड यूज किया, और एक लाइक कुछ भी हो। देखो गाँव में आजकल भी बैलगाड़ी और हॉर्सेस, बुलक कार्ट ये सब यूज करते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक, LIVE, लाइव STOCK, लाइव स्टॉक, वो भी हमारे लिए ऐसा है। लेकिन पेट तो अपने घर पे, और अपन तो बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो पेट नहीं करेंगे। ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, मोटर व्हीकल, इक्विपमेंट, प्रीमाइसेस। इसके अलावा मुझे ये भी बोलना है कि देखो फर्नीचर मतलब जो भी ऑफिस में फर्नीचर है वो, तो फिक्सचर क्या है फिर? जो दीवार में फिक्स हो जाता है, लाइक आप होता है ना ऐसा फर्नीचर जो एक जगह से दूसरी जगह आप नहीं उठा सकते, कितनी अलमारियां होती है, तो वो फिक्स्ड है दीवार, दैट इज फिक्सचर। ओके, अब आते हैं इंटैंजिबल एसेट्स पे। तो इंटैंजिबल एसेट्स, हाँ मतलब उनका फिजिकल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ओहो बाबा, गुडविल लिखो, आता है तो भी लिखो, परमानेंट मेमोरी में डालो उसको, क्योंकि आप लोगों ने कुछ प्रॉमिस किया था ना, आप सीखेंगे और एक बच्ची को और सिखाएंगे, ये आपका प्रॉमिस है, तो आप नहीं सीखोगे अच्छे से, दूसरे को क्या सिखाओगे? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। कस्टमर लिस्ट। क्या बोला? कस्टमर लिस्ट। कस्टमर लिस्ट नहीं, सुनो, ये 4 इंटैंजिबल एसेट्स ध्यान रखने हैं। और इंटैंजिबल एसेट्स में इनका मतलब क्या होता है सिर्फ ये बताती हूँ शॉर्ट में। गुडविल इज द रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस। और इसका एक एग्जांपल सुनो, जीन्स, आप बच्चों में तो बहुत पॉपुलर है जीन्स, सभी पहनते हो तुम लोग, तो सड़क पे जीन्स 400 रुपए में मिलती है, तुम लोग मॉल में जाके 2000-4000 की खरीद के आ जाते हो। क्यों? क्योंकि उसका ब्रांड का अपना खुद का रेपुटेशन है, वो क्वालिटी तुमको लगता है बहुत अच्छी होगी। तो जो गुडविल है ना फर्म की, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, आपको अपना सामान सेल करने में आसानी होती है। ओके, पेटेंट, कोई चीज मेरे नाम पे पेटेंट है तो दैट इज एन एसेट। ट्रेडमार्क, तुमने वो देखा होगा घी के डब्बों पे एग मार्क आता है, या फिर और भी मार्क्स आते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर, कि मतलब दीज आर प्योर ऐसा करके। क्या इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे ISI मार्क आता है, तो वो भी, तो दैट इज ट्रेडमार्क। कॉपीराइट, तुमने मूवीज देखते ही हैं, या फिर है ना कई बुक्स होती हैं, कॉपीराइट प्रोटेक्टेड ऐसे लिखा होता है ना उसके ऊपर, कि मतलब इसकी फोटोकॉपी मत करा लेना, या कोई मूवी है तो मूवी की कॉपी करके और नहीं दिखा देना। तो बेसिकली ये सब राइट्स हैं जो कि एक फर्म को सेल करने में हेल्प करते हैं। आपका काम इतना है कि आप याद करो ये 4 इंटैंजिबल एसेट्स हैं, यदि बिजनेस में आए हैं, खरीदे गए तो ये डेबिट होंगे। ओके, नाउ लेट्स कम अप टू करंट। ठीक है, करंट एसेट्स लेस देन 1 ईयर तुम्हारे पास होते हैं, लेकिन इट इज ऑलवेज गुड फॉर द बिजनेस। मैं एक और चीज पे आपको बोलती हूँ कि हमेशा ये याद रखो
ऐसे सोचो, अच्छा एसेट है ना, ये तो कहीं मेरे बिजनेस के लिए अच्छा है, और यदि यही लायबिलिटी सोचोगे तो बोलोगे ये तो मेरे बिजनेस के लिए बुरा है। ठीक है, तो ये हुआ करंट एसेट्स की हम बात करेंगे। तो करंट एसेट्स में क्या आएगा, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। मैम ट्रेड रिसीवेबल। मैं क्लोजिंग स्टॉक समझाती हूँ। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इन्वेंट्री। आप कितना भी चाहो, आप अपना सारा स्टॉक तो नहीं बेच सकते बेटा, आप अपना सारा स्टॉक बेच ही नहीं पाओगे, तो कुछ ना कुछ तो गोडाउन में अनसोल्ड स्टॉक पड़ा होगा ना, जब बिकेगा तब पैसे लेके जाएगा, तो वो करंट एसेट्स है। तो क्लोजिंग स्टॉक या उसका इन्वेंट्री बोलते हैं। अब मैंने कई चीजों के दो नाम बताए, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, अब स्टॉक का भी बता दूं। याद रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि फिर सम करते वक्त यदि तुम याद नहीं रखोगे तुम ही कंफ्यूज होने वाले हो। तो क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, ओके, किसी ने बोला बैंक। अकाउंट रिसीवेबल। अब किसी को बिल्स रिसीवेबल नहीं बोलना है क्या? देखो मैम बैंक उसके पहले। पहले ये वाला हेडिंग देखो, सुनो ये बात, ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू, ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर्स। डेटर्स भी एसेट होता है, ये बात याद रखना। डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स कौन है, प्लीज ये याद रखो, क्योंकि है ना ये फिर तुम गड़बड़ करोगे नहीं तो सम के टाइम। डेटर्स वो लोग हैं जिनको तुमने सामान बेचा है, पर उन्होंने तुमको तुरंत तुरंत कैश नहीं दिया, वो तुमको कैश देंगे। तुम्हारी टर्म्स है, आफ्टर 1 month ऑफ सेल्स पे देम, आफ्टर 2 months ऑफ सेल्स पे देम, तो मतलब दे विल पे यू। तो डेटर्स का मतलब क्या है, डेटर्स क्यों होते हैं, डेटर्स आते क्यों है बिजनेस में, हम उनको सेल कर चुके हैं, बिल काट चुके हैं, उनको सामान दे चुके हैं, लेकिन पैसा जो हमको मिलेगा वो 1 महीने 2 महीने पीछे मिलेगा। तो जो डेटर्स हैं दे अराइज बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो डेटर्स हुए क्यों है, बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो क्या ये लोग हमारे कस्टमर्स हैं, हम जिनको सामान बेचते हैं, क्या ये हमारे कस्टमर्स हैं? तो हाँ हैं, क्योंकि फिर वो है ना सप्लायर और कस्टमर करके भी लिख देते हैं, तो फिर तुम कंफ्यूज हो गए। तो डेटर्स अराइज बिकॉज ऑफ, तो ये लिखो डेटर्स दे अराइज बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स। एंड इनका दूसरा नाम क्या है, इनका दूसरा नाम है क्रेडिट कस्टमर्स। ये हमारे कस्टमर्स हैं, हमने उनको सामान बेचा। तो ये डेटर्स की बात है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, यदि मैं किसी को 1 करोड़ का सामान बेची हूँ, मेरे को थोड़ा भरोसा नहीं है भाई क्या होगा, मैं 1 महीने का मैं उसको क्रेडिट तो दे रही हूँ, पैसा आएगा कि नहीं, तो मैं बोलती हूँ रिटर्न में दे देना। तो जिसने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे इतने टाइम पीछे पैसा देगा, तो उसके लिए हम एक बिल बनाते हैं। तो जो सेल उनको भी किया ही है या नहीं भी किया है, तो उन्होंने प्रॉमिस दिया है कि है ना वो हमको एक सर्टेन टाइम पीछे पैसा देंगे, तो वो बिल्स रिसीवेबल। तो क्वेश्चन में चाहे ट्रेड रिसीवेबल हो, चाहे डेटर्स हो, चाहे क्रेडिट कस्टमर्स हो, चाहे बिल्स रिसीवेबल हो, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, बाद में कंफ्यूज होगा। ट्रेड रिसीवेबल हो, डेटर्स हो, बिल्स रिसीवेबल हो, क्रेडिट कस्टमर हो, सब कुछ करंट एसेट, सब कुछ करंट एसेट है। और क्योंकि एसेट है तो एसेट हमेशा डेबिट होता है, एसेट हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, इसके बाद और जो एसेट्स हैं वो क्या है, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक।
मैम accrued income, prepaid expense. हाँ, उस पे भी आते हैं। लूज टूल्स, कई बार फैक्ट्री में वो छोटे छोटे टूल्स होते हैं ना, फटाफट फटाफट यूज करके और वो खत्म हो जाते हैं, तो वो भी करंट एसेट्स है, वो भी लिख लो, लूज टूल्स। एक मैं इतना लिखूं और फिर मैं आगे बोलती हूँ, आई विल वेट। ओके, लूज टूल्स। अभी जीत, तूने क्या बोला वो बोल। तूने बोला अक्रूड इनकम, बराबर, और क्या बोला? Prepaid expense. चलो, अक्रूड इनकम। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ, मैम लूज टूल्स पे तो डेप्रिसिएशन लगता है रिवैल्यूएशन मेथड से, तो वो करंट एसेट कैसे हो गया? वो तो बिजनेस में ज्यादा साल तक रहेगा ना। नहीं, कई बार टूल्स ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि कई टूल्स, ये छोटी छोटी चीजें, जैसे मैं बोलूँ बिजनेस में कैलकुलेटर है, अब बड़ा बिजनेस है, 1000 लोग हैं, 1000 कैलकुलेटर्स खरीदे, अब मैं उस पर डेप्रिसिएशन लगाने बैठूंगी तो किसी आदमी का जो सैलरी है ना, जो उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा है, वो बड़ा होगा, ठीक है। तो लूज टूल्स इज अ करंट एसेट, कि ठीक है जितना परसेंट, चलो डेप्रिसिएशन लगाया या पूरा 100% खत्म हो गया या 50% खत्म हो गया, जो कुछ भी है, ये इतना बड़ा एसेट नहीं है, लाइक लैंड और बिल्डिंग, लाइक प्लांट और मशीनरी, इतना बड़ा एसेट नहीं है, तो हम इसको करंट एसेट ही मानते हैं, फटाफट खत्म कर देंगे, दैट इज द पॉइंट। अब अक्रूड इनकम क्या होता है, जीत एक्सप्लेन कर, व्हाट इज अक्रूड इनकम? अरे, मैम कैन यू रिपीट? व्हाट इज अक्रूड इनकम? मैम द इनकम which is about to be received from the receivables. Ma'am, income not yet received during the payment period. शायद अच्छा, payment अक्रूड period. इनकम मतलब, मेरी बात सुनो पहले, इजी लैंग्वेज में बात सुनो। यदि आपने है ना कुछ काम करके दे दिया अगली पार्टी को, तो अगली पार्टी को आपको पेमेंट तो करना ही चाहिए ना, अगली पार्टी को आपको पेमेंट करना ही चाहिए, बट द पॉइंट इज वो आपको पे नहीं किए हैं, आपको उनसे पैसा मिलना बाकी है, ठीक है। तो वो आपको पे नहीं किए, आपको पैसा मिलना बाकी है, तो मांगना बंद कर दोगे क्या? यही सोचोगे ना, चल 1 महीने पीछे दे देगा, लेकिन मेरा एसेट तो है, so work is done by you but you have still not received the payment, that is accrued income। करंट एसेट है, थोड़ी ना 1 साल तक तुम्हारा पैसा उधार ही रखेगा, देगा ही तुमको, तो दिस इज वर्क डन by us but payment still not received, that is accrued income। And the last one, prepaid expense। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? कई बार क्या होता है कि कोई का बिल है, या मान लो कोई आदमी हमारे लिए काम कर रहा है, हम मंथली मंथली उसको सैलरी देते हैं, बट द पॉइंट इज उसने बोला देखो मेरे घर में शादी है, ठीक है, आप प्लीज मुझे 3 महीने की सैलरी एडवांस दे दोगे क्या? अब वो आदमी तुम्हारे यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं, तुम दे ही दोगे ना, फैमिली मेंबर बन जाते वो लोग, तो आपने किसी की सैलरी एडवांस में उसको दे दी, और अब वो काम करता रहेगा फ्यूचर में आपके लिए, लेकिन अभी तो पहले एक्सपेंस होता है सैलरी, हमने पहले दे दी है, तो प्लीज रिमेम्बर, मे बी वेरी सून यू आर नॉट गोइंग टू सी दिस, बट एज यू प्रोग्रेस ये सब वर्ड्स आएंगे तुम्हारे। तो अक्रूड इनकम इज करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस इज करंट एसेट। ये बात समझ में आई सबको? Yes मैम। हाँ मैम। ओके, तो अभी रूल नंबर 7 में मैं कंटिन्यू करती हूँ कि सारे एसेट्स जो ये हैं ये डेबिट होते हैं। रूल नंबर 7 कंटिन्यूज विद लायबिलिटी ऑल्सो। अब लायबिलिटी का चार्ट बनाते हैं, एक मिनट दे देते। रूल 7 कंटिन्यूज, लायबिलिटी के बारे में बात करें।
लाइबिलिटी मैंने एसेट के लिए बोला, ऐसा याद रखो कि है ना, अच्छा है मेरे बिजनेस के लिए, मुझे किसी से लेना है। लाइबिलिटी के लिए ऐसे याद रखो इसको, बुरा है मेरे बिजनेस के लिए या मुझे किसी को देना है। तो रूल नंबर 7, लाइबिलिटी इट कंटिन्यूज। तो लाइबिलिटी क्या है? जो कि आपको आउटसाइडर्स को पे करनी है फ्यूचर में। जैसे कि कोई बैंक लोन लिया, उस पे इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, लेकिन टाइमली इंटरेस्ट नहीं पे किया, तो अब अगले को देना पड़ेगा ना, तो आपकी लाइबिलिटी होती है। अब ये बात ध्यान रखो, एसेट हमेशा डेबिट होता है। जब बिजनेस में आता है तो एसेट को डेबिट करते हैं। देखो बेटा, बेसिक रूल स्ट्रॉन्ग करोगे ना, आगे क्या फास्ट तुम जर्नल एंट्रीज करोगे। और यही यदि तुम गड़बड़ करोगे इन रूल्स में, जर्नल एंट्री में फिर दूसरे बच्चे फास्ट करेंगे, तुम नहीं करोगे। इसलिए अपना नींव को स्ट्रॉन्ग करो। एसेट हमेशा डेबिट होता है, लाइबिलिटी जब भी अराइज होती है उसको हमेशा क्रेडिट करना पड़ता है। हाँ, क्रेडिट। तो लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, लाइबिलिटी भी दो तरह की होती है। वन इज फिक्स्ड, फिक्स्ड या बोलेंगे लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म वर्ड यूज करो, फिक्स्ड वर्ड यूज करो। ग्रेटर देन 1 ईयर वो तुम्हारे पास रहेगी तो। एंड करेक्ट। देखो, कोई तुमने लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो फ्यूचर में देना भी पड़ेगा ना। तो जब तुम्हारा दिमाग बोल रहा है अरे फ्यूचर में मुझे उसको वापस देना पड़ेगा, वो लाइबिलिटी है भाई। तो लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज लॉन्ग टर्म लोन टेकन। एक बात याद रखो, डिबेंचर, हाँ, डिबेंचर्स भी लॉन्ग टर्म लोन होता है। डिबेंचर्स क्या होता है? वो लॉन्ग टर्म लोन जो कंपनीज ने लिया है। और डिबेंचर सिर्फ इतना याद रखो अभी के लिए, डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म लोन टेकन बाय कंपनी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन टेकन या डिबेंचर्स, या कोई लॉन्ग टर्म बैंक लोन लिया है, लॉन्ग टर्म बैंक से लोन लिया है, इन सब पे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है। अब करंट लायबिलिटी क्या होता है? दिस इज शॉर्ट टर्म, बेसिकली लेस देन 12 मंथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेड पेएबल। हाँ, एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल था, यहाँ पेएबल है। इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेड। ट्रेड पेएबल इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। ओके, तो ये रिटन प्रॉमिस कर दिया तुमने कि किसी को पैसा दोगे तो वो बिल्स पेएबल मानो। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल या कोई भी सामान तुमने लोगों से उधार में लिया है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स आर आल्सो नोन एज क्रेडिट सप्लायर्स एंड दे अराइव बिकॉज ऑफ योर क्रेडिट परचेज। बिजनेस में कुछ सामान लोगों से उधार में खरीदा है, तो क्रेडिटर्स अराइव बिकॉज ऑफ क्रेडिट परचेज। तो ये जो क्रेडिटर्स है ना, इनको अब बिजनेस को, तुम्हारे बिजनेस को पैसा देना बाकी है। तो दिमाग में क्या बोला? इन लोग को पैसा देना बाकी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये लायबिलिटी होगा ना। तो क्रेडिटर्स का दूसरा नाम क्रेडिट सप्लायर्स होता है। यदि ये बात याद नहीं रही और एग्जाम में यही वर्ड से क्वेश्चन बना तो तुम फंसोगे। ट्रेड पेएबल इज आल्सो लायबिलिटी। तो कुछ भी दे सकते हैं तुम लोग को, ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, कुछ भी दे सकते हैं। तुमको तीनों का नाम पता होना चाहिए। क्रेडिटर्स को क्रेडिट सप्लायर्स बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। लायबिलिटी है, ये पता होना चाहिए। देन इज शॉर्ट टर्म लोन टेकन। मैम बैंक ओवरड्राफ्ट, शाबाश, शॉर्ट टर्म लोन। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अरे वाह, क्या बात है। देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लिख लेते हैं। एंड प्रीपेड इनकम। मुझे
क्या पढ़ाने की जरूरत है, मेरे बच्चे ही बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड, ठीक है ना। तो अभी जो शॉर्ट टर्म लोन टेकन है, वो थोड़े समय में तुमको रीपे करना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, देखो बिजनेस का जो बैंक अकाउंट होता है उसको बोलते हैं हम करंट अकाउंट। करंट अकाउंट होल्डर्स को ये फैसिलिटी होती है कि कई बार आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ बोलते हैं 2 लाख रुपए ही है, ठीक है ना आपके, लेकिन बिजनेस को तुरंत नीड है, अर्जेंट, तो बैंक को बोलेगा देख मेरे पास मेरा अकाउंट है तेरे पास, तो तू मुझे यू लेट मी विड्रॉ मोर देन व्हाट आई हैव इन माय बिजनेस बैंक अकाउंट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, इट इज अ टेम्पररी अरेंजमेंट, इट इज अ टेम्पररी फैसिलिटी गिवन बाय whom, गिवन बाय बैंक to whom, to their current account customers to withdraw more than what they have in their business bank account and bank charges interest on that। तो मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए ही है, लेकिन मुझे तुरंत ये चाहिए, 1.5 लाख है और मुझे 2.5 लाख चाहिए, तो बैंक से 1 लाख का बैंक ओवरड्राफ्ट ले लूंगी और उस पे मुझे बैंक क्या देगा, इंटरेस्ट, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब आई विल पे इंटरेस्ट टू द बैंक बिकॉज ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, किसी की सैलरी ड्यू हो गई या फिर मेरे को किसी को रेंट देना था, ड्यू हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू हो गया लेकिन मैंने पे नहीं किया, तो एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ये सब वर्ड आगे आने वाले हैं, तो किसको क्या बोलते हैं थोड़ा समझ के इसको याद रखना पड़ेगा। मिस, करंट लायबिलिटी में डिविडेंड पेबल इज वन एग्जांपल। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, देखो मैं यदि कंपनी हूँ और मैंने किसी को डिविडेंड पे नहीं किया है, डिविडेंड शेयर इन प्रॉफिट विच आर डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर्स, मेरे को किसी को भी कुछ भी चीज पेएबल है ना, वो करंट लायबिलिटी है, फिर चाहे वो डिविडेंड पेएबल हो, ट्रेड पेएबल हो, बिल्स पेएबल हो, मुझे किसी को भी देना है, पेएबल वर्ड देखिए लायबिलिटी है क्योंकि तुमको देना है। देन प्रीपेड इनकम, किसी ने मुझे इनकम एडवांस में पकड़ा दी, प्रीपेड इनकम का मतलब है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड इनकम का मतलब है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है ना। तो इसमें हमको ये है कि काम बाद में करके देंगे लेकिन किसी ने मुझे पहले इनकम दे दी, तो दैट इज आल्सो लायबिलिटी। पूरा का पूरा लिस्ट चिल्ड्रन आपको, आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिखना और इसको लर्न करना। नाउ द पॉइंट इज कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, ऐसी लायबिलिटी जो कि मुझे पता नहीं कि मुझे पे करनी पड़ेगी फ्यूचर में या नहीं, मेरे पे केस हुआ, अब मैं हारूंगी या जीतूंगी मुझे नहीं पता है, तो दैट इज कंटीजेंट लायबिलिटी। यदि मैं हार गई तो मुझे अगले को पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं, तो उसको लायबिलिटी साइड में लिखते ही नहीं है, उसको सिर्फ एक फुट नोट बना के लिखते हैं, इन बैलेंस शीट के नीचे एक फुट नोट बना के कि मेरे पे एक केस है, यदि मैं हारी तो मुझे इतना करीब करीब इतना शायद देना पड़ सकता है। लायबिलिटी विच आर स्टिल नॉट अराइजन is contingent liability, it depends on a future event कि मुझे वो पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, that is contingent liability। with this I end my total 7 rules and ये करेंगे तभी हम करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे।